ठीक है, तो अपन यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन दो वे से होता है, द फर्स्ट वन इज योर इंटरनल, सेकंड इज योर एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या हुआ कि बिना उसके स्ट्रक्चर को तोड़े हुए अंदर से ही हमने जो गलत गलत चीजें थी उसको सही कर लिया, तो उसमें आपका स्ट्रक्चर चेंज हुआ। जो बिल्डिंग पहले थी जैसी थी वो आज भी वैसी ही है। जैसे ये रूम इधर था तो रिकंस्ट्रक्शन के बाद भी ये रूम इधर ही रहेगा। बट एक और तरीका होता है रिकंस्ट्रक्शन करने का, कौन सा? पुराना पूरा तोड़ दो और उसके ऊपर कुछ नया फॉर्म कर दो। अब उसमें आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसे ये जरूरी नहीं कि ये रूम इधर ही रहेगा, अब हो सकता है दो रूम को मर्ज कर ले, या फिर यहाँ पे वॉशरूम बना दे, उधर रूम बना दे, ये सब भी हो सकता है। तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ये तो हमने बात कर ली बिल्डिंग के रिकंस्ट्रक्शन की। बट क्या हम बिल्डर लोग हैं क्या? सीए लोग हैं। तो हम जो भी बात करते हैं वो किसके रिगार्डिंग बात करते हैं? मोस्टली कंपनीज। अपना जो एरिया है ना वो सब कंपनीज ही है, ठीक है, सीए का मेन। तो हम जो बात करेंगे वो सब कंपनीज की ही करने वाले हैं। तो एक कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, बट उससे पहले कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करना क्यों है, मुझे सोच के बताओ। क्यों एक कंपनी को हम रिकंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे? ऐसा क्या उसमें दिख रहा होगा कि हमको पसंद नहीं आया? मुझे बताओ क्या पसंद नहीं आता कंपनी में तुमको? सोचो एक कंपनी में क्या पसंद नहीं आता? क्या? कुछ तो बोले तुम। लॉस। हमें लॉस वाली कंपनी से बड़ा दिक्कत होता है। अरे रे घटिया कंपनी, लॉस वाली कंपनी, नहीं जाने का पास में। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक लॉस वाली कंपनी हमारे लिए अच्छी, तो हमको उसको सही करने का है। अब ये सही हम दो वे से कर सकते हैं। द वन इज कॉल्ड इंटरनल वे, उसे बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सेकंड इज योर एक्सटर्नल। है, अभी एक्सटर्नल मतलब क्या होता है कि इसमें तोड़ के नई कंपनी बनती है, ये तुम पढ़ोगे बट ये अलग चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। कहां पे पढ़ेंगे? अमालगमेशन चैप्टर में। कहां पे पढ़ेंगे? तो ये हम अलग से अमालगमेशन चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे अपन। तो अभी अपन जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो कौन सा वाला होगा फिर तुम्हारे हिसाब से? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं अपने इस लेक्चर में वो कौन सा है? इंटरनल। क्योंकि जो एक्सटर्नल है वो तो हम ऑलरेडी दूसरे चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ लेंगे, तो अभी उसमें नहीं, अभी बात नहीं करनी है। अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब बिना कंपनी के स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए हम उसको सही कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बोला सही करना मतलब पहले क्या होगा? घटिया होगा। और घटिया क्यों होगा? तो लॉस होगा, तुमने बोला। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, मैं एक कंपनी बना देता हूं तुम्हारे लिए। क्या नाम है अपनी कंपनी का? जमुरा लिमिटेड। तुम जमुरो लोगी कंपनी, क्या नाम रहेगा उसका? जमुरा लिमिटेड। चलो ये उसका इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा ईएससी, इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो 10 लाख रुपए का कैपिटल है मान लेते हैं। ऐसे इसका 10% पीएससी, पीएससी मतलब प्रेफरेंशियल कैपिटल है, 10 लाख का मान लेते हैं। उसके बाद में मान लेते हैं कि किसने को लोन ले रखा है, जैसे डिबेंचर्स, जिसने डिबेंचर इशू कर रखा है 8% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, मान लेते हैं वो भी 10 लाख रुपए के है, ठीक है, अच्छा हो गया। चलो उसके बाद में एक मान लेते हैं जैसे बैंक लोन है, या ऐसा किसी पर्सन से लोन लेता है, लोन फ्रॉम डायरेक्ट या कोई भी मान लो, ऐसे लोन मान लेते हैं 5 लाख रुपए का वो लोन है। इसके अलावा मान लेते हैं ट्रेड पेबल्स, 5 लाख रुपए के ट्रेड पेबल भी है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट अपने कुछ पैसे मांगने वाले हो गए, जिसमें और भी करना और भी कर सकते, बिल्स पेबल वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने मेन मेन लिख दी है। अब इसके पास में असेट्स भी होगी, तो जैसे P&M मतलब वेरी गुड 10 लाख रुपए की, ठीक है। चलो उसके बाद में जैसे एक और असेट ले लेते हैं डेटर्स, वो मान लेते हैं 2 लाख, बस। उसके बाद में और कुछ ले लेते हैं, जैसे एक बिल्डिंग ले लेते हैं, ठीक है। हम्म,
15 लाख की बिल्डिंग ले लो, 15 नहीं छोड़, कम करते हैं, 5 लाख की बिल्डिंग, ठीक है। कितना हो गया? 10 5 10 17 हो गया। और वो तो कितना था? 40। तो 17 में से 40 गया, कितना बच गया? 23 लैक्स। ये इसका लॉस है। क्या है इसका? बस। ठीक है, लॉस समझते हो ना? डेबिट बैलेंस, इसको लॉस लिखते हैं, ये लॉस है। चलो, तो एक मेरी छोटी सी कंपनी है जमुना लिमिटेड, ये आपके सामने इसकी हालत है। अच्छा, इसमें एक और चीज बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट एंड मशीनरी है, इसकी जो मार्केट वैल्यू है सपोज करना 5 लाख की है। बिल्डिंग जो है इसकी जो मार्केट वैल्यू है सपोज करो 3 लाख की है, ठीक है। ऐसा मैंने ये भी लिख दिया तुम्हारे लिए। अब ये कंपनी है तुम्हारे सामने। अब मान लो मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं। कौन हूं मैं इस कंपनी का? ठीक है। अब अगर ये बैलेंस शीट लेके मैं कहीं पे जाता हूं, मान लो इन्वेस्टर के पास, मैं कहां पे आता हूं? बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे शार्क टैंक इंडिया के शार्क है, तो मिस्टर प्रणव, यू आर द शार्क टैंक इंडिया शार्क, और मैं तुम्हारे पास में आता हूं कि इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। आप क्या बोलोगे? नहीं, कितना एकदम फट से नहीं, निकलो इधर से बाहर, गेट आउट। तुम जैसे घटिया लोग हमको नहीं चाहिए। क्यों भाई, क्यों घटिया हम? तुम्हारा टोटल 40 लाख है, उसमें 23 लाख का तो लॉस ही है। ऊपर से तुम बोल रहे हो प्लांट मशीनरी 5 लाख, बिल्डिंग इतना, तो मतलब भी नहीं है ना। तो लाख मगर निकाल दिया हमको। अब मान लो ये हमारे बैंक है, आईसीआईसी बैंक के मैनेजर है, सर 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 लोन दे दो, क्या करोगे? नहीं देंगे। देखो ये भी धिक्कार दिया हमको, बोले निकलो इधर से, तो इन्होंने भी निकाल दिया। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं क्या करेगा मतलब, मैं तो फंसा हुआ ना, ना तो मैं पैसा लेके आ सकता इन्वेस्टर से, ना मैं बैंक के पास जा सकता लोन ले सकता, तो मैं अपना धंधा चलाया कैसे? अब मैं मान लेते हमारी कंपनी में ये मजदूर लोग हैं, कौन है ये? दिखता नहीं बट है, मान लो। अब इसके घर पे बहुत सारे इसके बीवी बच्चे, क्या करे अभी? समझ में आया कि नहीं आया? तो उनको पालना है कि नहीं पालना है? मिस्टर भव्य, पालूंगे नहीं पालूंगे? यस, पालना पड़ेगा। तो बेचारे भूखे मर रहे, तो क्या करे ये बेचारा, टेंशन में है भाई, क्या करे सर? तो मेरा जी खाता है सर, कुछ दो यार, पैसा दो। अब मैं कैसे पैसा दूं यार, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कंपनी चलानी है। मैं जाता हूँ लोन लेने, धक्के मार के बाहर निकालते हैं। मैं जाता हूँ इन्वेस्टर के पास, वो भी धक्के मार के बाहर निकालते हैं। मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं फंसा हुआ हूँ। एक दिन इतना दिमाग खराब हुआ कि सुसाइड करने जा रहा था, फिर समझ में आया मैं क्यों मरूं। फिर मैंने बोला छोड़ो, अपना सुसाइड कैंसल। फिर मैंने लास्ट ट्राई करते हैं, क्या करते हैं लास्ट? फिर मैंने एक बढ़िया मीटिंग बुलाई। क्या बुलाई? एक। अब उस मीटिंग में मेरे कुछ लोग होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अपन सबको तो थोड़ा थोड़ा रोल देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इनको हम बनाते हैं ट्रेड पीपल, क्या बनोगे तुम? ठीक है। आप बनोगे हमारे लोन वाले, क्या बनोगे तुम? ठीक है। तुम हमारे बनोगे डिबेंचर होल्डर, क्या बनोगे तुम? तुम हमारे पीछे बनोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या बनोगे तुम? और पीछे तुम मेरे बनोगे सब इक्विटी शेयर होल्डर, ओनर, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर, डिबेंचर होल्डर, लोन, ट्रेड पेपर, ये लोग हमारे हो गए। अरे हाँ कि ना? और ये तो हमारे है ये मजदूर लोग। देन बोलो, यहां तो किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते। अब मैंने एक मीटिंग बुलाई, क्या बुलाई? एक मीटिंग। जब मीटिंग बुलाऊंगा तो क्या होगा? तुम खुश हो जाओगे भाई, तुम पैसे मांग रहे हो और मैं तुमको बोल रहा हूँ आओ मिलने आओ, आओ मिलने आओ, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? सीधी बात है भैया, पैसे देंगे हम, ठीक है। पर तुमको मिलने से पहले मैं क्या किया? मैं गया कोर्ट। कहां पे गया? ठीक है। तो हमारे मान लेते हैं जज साहब, ये हमारे जज साहब, ठीक है। आ जाओ जज साहब, आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
ये हमारे जज साहब है। कौन है ये? जज साहब है। बिठाना पड़ेगा जज साहब को। आ जाओ जज साहब, बैठो, बैठ बैठ। ये हमारे जज साहब है। कौन है ये हमारे? सबसे तो पैर लगना पड़ेगा जज साहब। जज साहब है, हम मैं डायरेक्टर, कंपनी डूब रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मैं आपके पास आया हूँ कुछ उम्मीद लेके, क्या लेके? तो मैं क्या कुछ करने वाला हूँ, मान के तो मैं कुछ करने वाला हूँ, बट वो लोग आपके पास में आएंगे कि हमारे साथ ऐसा कर लिया, हमारे साथ ऐसा कर लिया, तो आप उनकी सुनना मत, आप उनको लात मार के बाहर निकलो इधर से। ठीक है सर? कितने अच्छे जज साहब है, मान गए। मैं देखो जज मांगे तो मैं क्या करूँ? ठीक है, चलेगा ना? चलेगा? चलो भाई, हमारे जज साहब तो बढ़िया निकले और फट से मान गए। अब इन्होंने गाली दी बट अलग बात है। पर हमारे जज साहब मान गए। ठीक है, चलिए सर, तो आप जा सकते हो सर। अब मान गए तो हमारे लिए अच्छी बात है, नहीं मानो तो मैं कुछ करता। अब मान गए हमारे जज साहब। ठीक है, तो हमारे जज साहब बड़े अच्छे निकले और वो क्या हुए, मान गए। ठीक है, हमारे पास में, तुम्हारे पास में कोई भी आएगा तो हम नहीं सुनेंगे। अगर मान लो रियल लाइफ में नहीं भी मानते तो मैं क्या करता, मान लो सपोज कोई तो अच्छे निकले, कई बार अच्छे नहीं होते हैं, जैसे इस वजह से, तो कई बार हमारे जज साहब अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे वाले केस में हम क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर हमारे जज साहब अच्छे नहीं है तो मैं जज साहब को जैसे बोलता, जैसे हमारे ये जज साहब है, देखो अभी मैं इसको बोलता हूँ, ठीक है, कि जैसे मान लो तू मेरा जज होता, ठीक है, तू कौन एक जज है, तो रियल जज ऐसा फील कर, ठीक है, असीम शहंशाह ऐसा। ठीक है, तो तू जज है। अब मैं तेरे पास आता, मैं एक कंपनी डायरेक्टर है, मैं बोलता हूँ मेरे कुछ लोग आएंगे आपके पास में जो बोलेंगे हमारे साथ बड़ा गलत हुआ ना, ऐसा हुआ ना, वैसा हुआ ना, तो आप सुनना मत, लात मार के बाहर निकाल देना। चलेगा? मैं बोलूँ कर लेना, कर लेना, तू क्या जज है? मैं तो सुनूंगा पहले उनके साथ, यही हुई तो क्या क्या करूंगा आप? मैं उनकी बातें सुनूंगा। अगर सही मैं बोलूँ आपको सही नहीं लगे तो भी निकाल देना। ऐसा कैसे? ठीक है, क्या बोला ऐसे? तो अब मैं देखो जज साहब ऐसी बात है, ठीक है, मेरी कंपनी में ये मजदूर लोग हैं, कौन है ये बेचारे भूखे प्यासे, इनके घर पे बहुत सारी बीवी बच्चियां और सब भूखे प्यासे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, उनको कल उठ के खाने को चाहिए, पीने को चाहिए। अब अगर तुम मना करोगे तो मैं कंपनी बंद कर देगा, और मैं कंपनी बंद कर देता, ये लोग भूखे मरेंगे। कल उठ के किसी का दिमाग खिसक गया, किसी की बीवी मर गई, और देखा कि ये वो जज था, हमारे सर ने तो ट्राई किया था, बट ये जो जज था जिसने जिसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर ऐसे तो पता है कितने हमले होते हैं आपके ऊपर, फिर देख लो सर। और आप सोचो, अगर मेरी कंपनी बंद होगी तो इतने सारे एम्प्लॉय जो है हमारी कंपनी के, वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार। कल उठ के अगर वो बेरोजगार होंगे, क्या बड़े क्या होगा, भूख और प्यास इंसान से बहुत कुछ करा सकती है सर। क्राइम बढ़ जाएगा, आते जाते लूट होगी, वो सब चीजें होनी शुरू हो जाएगी, मर्डर होने शुरू हो जाएंगे खुलेआम, सर बहुत गलत हो जाएगा। आप क्यों इंडिया में इकोनॉमी को और वीक करना चाहते हो? ऑलरेडी इतनी वीक है। और मैं कुछ खास नहीं मांग रहा, मैं बोल रहा हूँ कि वो आएंगे बट इतना भी गलत नहीं है और गलत भी नहीं है। मैं बस कंपनी को जिंदा रखना चाहता हूँ। आपसे अपील है कि सर आप मेरी बात सुन लीजिए और इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर लीजिए। कर लूंगे? कर लेंगे, चलो जज साहब ने साइन कर लिए। ठीक है, चलो डन। तो इमोशनल हो गया मैं जज साहब, और उन्होंने क्या कर लिया उस डॉक्यूमेंट पे, साइन। दैट इज कॉल्ड अप्रूवल। क्या बोलते हैं इसको? तो हमको अप्रूवल मिल चुका है, किसका? रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब कहानी तो अब शुरू होगी। अभी क्या होगा, अभी हम बोलेंगे एक मीटिंग। क्या बोलेंगे? एक मीटिंग में कौन कौन आएगा? जो ओबीसी पैसे मांगने वाले उनको भी बुलाया होगा। तो मीटिंग में सबसे पहले जैसे हमारे पास में ट्रेड पेबल है, लोन वाले हैं, डिबेंचर्स होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, और ओनर हमारे माई बाप इक्विटी शेयर होल्डर भी है, वो सब लोग भी आएंगे। ठीक है, तो तुम सब मान लेते जैसे ये अपना मीटिंग हॉल है, ये वाला अपना क्लास में, दैट इज अ मीटिंग हॉल, और आप सब आए बाहर खड़े हो, तो सब एक साथ में आऊंगे तो मैं तो बात ही नहीं कर पाएगा। तो मैंने क्या बोला, बाकी सब लोग बैठो, मैं एक एक से बात करेगा, दैट इज द बेस्ट वे। तो मैं बुलाया एक को, तो जैसे मान लो सबसे पहले मैंने इनको बुलाया, हमारे ट्रेड पीपल को। ठीक है, अरे हाँ कि ना? तो मैडम नमस्कार, आइए बैठिए। तो हमारे मैडम आके बैठ गए। बैठ गए मैडम?
अब मैडम के लिए भाई सीधी बात है, चाय नाश्ता तो मंगाना पड़ेगा ना, समोसा अंबिका का समोसा मंगाएंगे अपन। तो हमारे स्टाफ को हमने बोला कि छोटू 2 समोसे 1 चाय ले गया। क्या लेके आने का? 2 समोसे 1 चाय। तो मैडम खुश हो गई, समोसे और क्या खाने को मिलेगा? चाय। और समोसे खाने को मिलेगा, चाय पीने को मिलेगी, खुश हो गई। अब आके रख दिए इनके सामने समोसे चाय, ठीक है। अब क्या करूंगी? आएंगे तो जैसे मैडम ने ऐसा लिया खाने के लिए किया, मैंने बोला मैडम आप खा तो रहे हो बट कंपनी की हालत इतनी खराब है, इसके पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। अब बताओ क्या होगा? वापस रख देंगे। अब तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा? मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, क्यों बुलाया मुझे, मेरे पैसे दो। मैडम ऐसी बात है, आप 5 लाख रुपए मांग रहे हो, कंपनी की हालत बड़ी खराब है, एक काम करो आप 5 लाख के बदले ना 1 लाख ही मांगो। नहीं, फर्स्ट कैसा बोल दिया? नहीं, मैं क्यों? तो मैडम ने मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ कम करेगी नहीं। नो मैडम, मैं गरीब इंसान, मैं डायरेक्टर, मैं क्या है, मैं तो सुसाइड करने जा रहा था, कंपनी की हालत इतनी खराब है, ठीक है। अब आप क्या समझते हो पैसे मैं कहां से लाऊंगा? मेरे पास कोई पेड़ लगा है पैसे लाने का? बराबर ना। अब असेट की बात करते हैं, कौन सी असेट? वो प्लांट एंड मशीनरी, वो चलते चलते डुक डुक होती है, एक बार उधर गिरता है, एक बार उधर गिरता है। बिल्डिंग, जाके बिल्डिंग को यूं करो, उधर से मुक्का, उधर से बिल्डिंग बाहर निकलती है। वो भूत बंगले और है, वो इधर से गिरता है, उधर से गिरता है। स्टेटस फोन करता हूँ, गाली देते हैं, कौन है तुम्हें? तो बताओ पैसे कहां से आएंगे? फिर भी अगर चलो हिम्मत करके मैंने कंपनी बंद भी कर ली, थोड़ा बहुत पैसा भी आया, 5,000 10,000 20 लाख रुपए भी आया, तो बैंक लोन वाले हैं, डिबेंचर होल्डर है, वो सब पैसा लेके जाएंगे। मैडम कहाँ आपको पैसा मिलेगा? अब आप बोल दो मैं कंपनी बंद करता हूँ जिसमें आपको मिलेगा या फिर 1 लाख रुपए आपको फ्यूचर में दे देंगे। चलो एक काम करते हैं 1.5 लाख दे देंगे बस। बोलो मैडम कंपनी बंद करूं कि फ्यूचर में मैं तुमको 1.5 लाख दूं? आपकी इच्छा है, क्या करना है? मैं तो क्या, मैं तो गरीब है, झोला उठाएगा निकल जाएगा, मुझे कुछ लेना, क्या करना है? तो फिर मैं कंपनी बंद करेगा, फिर आप भूल जाओ 5 लाख, देख लो प्लांट एंड मशीनरी का मैडम कुछ आएगा नहीं, टूट फूट पड़ी है, बिल्डिंग भूत बंगला बन चुका है, लेटेस्ट फोन नहीं उठाते, पैसा लाऊंगा कहां से? अच्छा क्या करोगे? बोलो बोलो, डेट कर लो, जाओ कोर्ट के पास, जाओ कोर्ट के पास, जाओ जाओ कोर्ट के पास जाओ, अप्रूवल तो मैं लेके आया पहले। जाओ कोर्ट के पास, उधर से गाली गाली सुन के वापस आना। क्या करना है बताओ मैडम? 1.5 लाख में मामला डन करो, चाय पानी का पैसा मैं देगा फिर। डन डन डन, मैडम समोसा खाइए, चाय पीजिए, पैसा हम देंगे। डन, एक तो हमारा मामला डन हो गया। तो ये 5 लाख दैट बिकम 1.5 लाख रुपए। क्या ये तुमको समझ में आया? तो 5 लाख से कितना हो गया? 1.5 लाख। बोलो अब हम किसको बुलाएंगे? लोन वाले को। तो बाहर भेजेंगे, इसके लिए भी क्या मंगाएंगे? चाय समोसा। फिर वही जैसे खाना शुरू करेगी और अपना डायलॉग रेडी है। क्या डायलॉग अपना? मैडम खाते रहे हो बट पैसे आपको देने पड़ेंगे। मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 5 लाख के बदले 1 लाख में मान जाओ ना। बोलो बोलो मैडम। क्या मैडम? प्लांट एंड मशीनरी है नहीं, वो धज्जियां उड़ रही है, डेटर्स गालियां देते हैं, बिल्डिंग टूट रही है, ऊपर से क्रेडिटर्स आगे गए थे उनको, वो तो बेचारे वो बोले कि हम तो नहीं भी लेंगे, तो भी थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा पैसा हम दिए उनको, बोले थोड़ा सा देंगे, वो भी बेचारे मांग गए। अब आप बोलो मुझे क्या, मेरी कंपनी तो बंद हो रही है, मैं तो जा रहा हूँ ऐसे भी, मुझे तो अच्छा है कंपनी बंद होगी तो टेंशन खत्म। अब देख लो आपको 5 लाख के बदले 1 लाख चलेगा कि नहीं चलेगा? तो कंपनी बंद कर दे। फिर क्या है? फिर क्या मिलेगा आपको? बोलो बोलो मैडम। चलो एक काम करो, 1.5 लाख। बोलो मैडम। चलेगा मैडम, चाय पीजिए समोसे खाइए, पैसे हम देंगे। इनका भी मामला सेट हुआ 1.5 लाख में।
अब हम इसको बुलाएंगे डिवेंचर होल्डर। आओ 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 मैडम आइए, डिवेंचर होल्डर आइए। 6 वड़ा पाव 6 वड़ा पाव मंगाइए, समोसे भी मंगाइए, चाय भी मंगाइए, बड़े लोग हैं। मैडम 10 लाख रुपए मांग रहे हो, बहुत होता है 10 लाख रुपए, ठीक है 1 लाख में मामला सेटल करो, वो भी अभी मैं बात दूंगा। बोलो मैडम। नहीं मैडम कहाँ से लाऊं पैसा मैं, प्लांट एंड मशीनरी तो धज्जियां उड़ी पड़ी है, वो पार्ट सिलते पता नहीं, मशीन डालते कुछ सामान कुछ और है, निकलता कुछ और है, पता नहीं क्या चल रहा है। लेटेस्ट गाली का बात नहीं करता, आप खुद बात कर लो, लोग फोन पे बात करो, गाली सुनो। बिल्डिंग कहीं की बिल्डिंग हाथ देती टूट जाती है, ऊपर से बैंक लोन वाले और सब बेचारे वो भी थोड़े कॉम्प्रोमाइज कर लिए, आप भी कर लो मैडम। तो कितना मैडम, इतना पैसा होता तो मैं यहाँ पे थोड़ी बैठा होता, मैं आपको सुन रहा होता क्या मैडम? मैं यहाँ पे क्यों बैठा होता, मैं कहीं और होता। एक काम करो 2 लाख ले लो। रेशियो मेंटेन नहीं कर मैडम एक काम करते हैं, लास्ट फाइनल 2 लाख लो, हम आपकी रेट बढ़ा देते हैं, 8% के बदले आपको फ्यूचर में 10% इंटरेस्ट। नहीं फ्यूचर है ना मैडम, फ्यूचर पैसा भी फ्यूचर में मिलेगा, अभी थोड़ी मिलेगा, अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। जाके देखिए आप बैंक में 0 बैलेंस, कैश में 0 बैलेंस, कुछ नहीं है। थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो हम भी चलाएंगे, और चलाएंगे तो फिर प्रॉफिट होगा तो देंगे आपको। 8 के बदले 10% ले लो मैडम, 10% इंटरेस्ट दे दूंगा मैं, 2 लाख में मामला डन करो, जल्दी बोलो मैडम। मेरा चलो 3 लाख डन, 3 लाख विथ 10% इंटरेस्ट रेट डन, मामला डन। चाय भी समझ सिखाऊं मुझे कल। अब बनाएगा, अबे तुम तो ओनर हो, तुमको तो बुला रहा हूँ, वही अपने आप में बड़ी बात है। प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर, तुमको तो बुला रहे, वही अपने आप में क्या है, बड़ी बात। तो तुमको तो पूछे और बताएगा, तुमको मैं बोलेगा जो तुम्हारा शेयर का वैल्यू 1 का 100 रुपए होता है, उसको कम करके हम 10 रुपए करेंगे। कितने करेंगे? तो 100 रुपए नहीं मिलेंगे फ्यूचर में, कितना मिलेगा एक शेयर पे? 10 रुपया फेस वैल्यू। तो तुम्हारा 10 लाख का सीधा 1 लाख हो गया, कितना हो गया? और तुम्हारा भी कितना हो गया? 1 लाख। तुम्हारा जो फेस वैल्यू 100 का होता है ना, फेस का 100 रुपए वैल्यू को चेंज करके हमने कितना कर लिया बेटा? ये 100 रुपए पहले वैल्यू था फेस का, ठीक है, फेस वैल्यू, इसको कम करके हमने सीधा कितना कर लिया बेटा? 10 रुपया। बस अब तुमको हम पूछ नहीं रहे, तुमको बता रहे, तुमको तो समोसा चाय भी नहीं मिलेगा। तो ओनर हो तुम तो खुश हो, कुछ तो मिलेगा यार। कंपनी लॉस में दी तो शायद पूरा पैसा दुबई था, 1 लाख में मिले, तुम खुश हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुमसे तो मैं पूछ नहीं रहा, तुमको तो बता रहा हूँ। डन, आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लॉजिकली क्या हुआ, तो मुझे कुछ प्रॉफिट होगा, मैंने कुछ कंपनी को प्रॉफिट कराया। कैसे कराया? कि जो ट्रेड पेबल 5 के थे वो 1.5 के हो गए, तो यहाँ पे 3.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद में लोन जो था मेरा 5 का था वो 1.5 का हो गया, तो उसमें भी कितना? 3.5 लाख का उधर भी प्रॉफिट हो गया। उसके बाद में जो डिवेंचर थे 8% वाले, ठीक है, उनका 10 का 3 हो गया, मतलब अब लायबिलिटी 3 लाख ही पे करना है, तो कितना हो गया अपने को? 7 लाख का प्रॉफिट उधर भी हो गया। प्रेफरेंशियल और इक्विटी शेयर की बात करूं मैं, 9 लाख का प्रॉफिट उधर, और इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख का। चलो बताओ कितना हो गया प्रॉफिट टोटल मिला के? 33 चेक कर लेना भैया। 32 लाख का मैंने ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट कराया। अब इस प्रॉफिट का यूटिलाइज मैं कहां पे करेगा? इस प्रॉफिट से मैं कुछ अपने लॉसेस एडजस्ट करेगा। अब कैसे एडजस्ट करेगा वो देख लो आप लोग। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है मेरी, वो 10 लाख की थी, बट गलत दिखाने से मतलब नहीं, क्योंकि वो तो बैंक वाले तो लात मार के बाहर निकालते हैं अपने को, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रियल पोजीशन पे लेके आते हैं, ठीक है। तो इसकी जो रियल पोजीशन है बेटा वो कितनी है? 5 लाख की, तो हम इसको 5 लाख पे लेके आएंगे। तो मेरा 10 का प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख पे हो गया, मतलब लॉस हो गया नहीं हुआ, तो लॉस के सामने एडजस्ट हो गया। बिल्डिंग जो 5 लाख का था उसको भी अपन रियल पोजीशन में ले आते हैं, मतलब 3 लाख पे, कितना लॉस हो गया इसमें? 2 लाख। बेटे मेरे अच्छे थे, मतलब मैं तुमको बोल रहा था गाली दे रहे, दिल में को दे रहे, तो उनको मैं नहीं छेड़ता, वो अच्छे बेचारे देने का बोला है, दे देंगे, ठीक है। और सामने 23 लाख का जो लॉस था वो भी हटा दिया मैंने। तो बताओ ये 32 लाख के सामने कितना मेरा हट गया? 30 लाख का। तो
32 के सामने 30 का एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। अब कितना, फिर भी कितना बच गया, अभी भी मेरे पास में 2 लाख का प्रॉफिट बच गया। दिस इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? सी प्रॉफिट 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, एक होता है कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट जो बार बार होता है, जो मेन बिजनेस एक्टिविटी से होता है। कैपिटल प्रॉफिट जो बार बार नहीं होता, दैट इज नॉट योर बिजनेस एक्टिविटी। और जो कैपिटल प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर होता है एट द एंड में कैपिटल रिजर्व में। कहां पे ट्रांसफर होता है? फॉर एग्जांपल जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा फाउंडेशन में, शेयर फॉर फीचर एंड री इश्यू, तो वो अपना काम थोड़ी है शेयर को फॉर फीचर करना और री इश्यू करना। तो एट द एंड में फॉर फीचर होने के बाद में जब वो री इश्यू होता है तो उसपे जो भी प्रॉफिट होता है वो कहां पे ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि वो अपना काम नहीं है शेयर के पैसे खा लिए, ऐसा ये काम नहीं है अपना। तो जो भी कैपिटल प्रॉफिट होता है वो कहां पे ट्रांसफर होता है? एट द एंड में कैपिटल रिजर्व में। तो ये भी तो कैपिटल प्रॉफिट है, ये भी तो बार बार थोड़ी होता है, तो इसको भी कहां पे ट्रांसफर करना लास्ट में? कैपिटल रिजर्व। बोला है समझ में? तो इतने का मेरा कैपिटल रिजर्व बन जाएगा 2 लाख। अब मैं देखो, अब मैं नई बैलेंस शीट बनाएगा ये सब होने के बाद में, ठीक है। जमूरा लिमिटेड 2.0 पापा चन्ना। चलो अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, अब मेरा फेस वैल्यू 100 नहीं रहा, 10 हो गया। कितना हो गया? ठीक है, 1 लाख का। कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर था अपना? 10%। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो भी 1 लाख हो गया, ठीक है। डिबेंचर बिकम 10% के डिबेंचर्स 3 लाख के, ठीक है। ट्रेड पेएबल और लोन था, पहले लोन लेते, लोन जो था कितना हो गया? 1.5 लाख का। और मेरा जो ट्रेड पेएबल था वो भी कितना हो गया? 1.5 लाख, ठीक है। ये तो आपने लायबिलिटी चेंज की। अब असेट की बात करते हैं। असेट्स में सबसे पहले जैसे प्लांट एंड मशीनरी था उसको वैल्यू रियल वैल्यू पे लेके आए, तो 10 लाख के बदले कितना वैल्यू हो गया? 5 लाख। बिल्डिंग जो था वो भी था 5, कितना 5 था ना, अब उसको हम 3 लाख पे लेके आगे जो रियल वैल्यू पे, ठीक है। डेटर्स को एज इट इज रखा हमने, उसको छेड़ा ही नहीं, 2 लाख, ठीक है। अभी देखो जो फायदा हुआ वो मेरा फायदा बार बार नहीं होता, वन टाइम फायदा है, एंड दैट फायदा इज ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। तो हम इसको कैपिटल रिजर्व के रूप में 2 लाख लिख देते हैं। अब जरा टोटल मार्केट चेक करो कितना हुआ? 10 इधर, उधर भी 10। ये वाली बैलेंस शीट। अब मुझे बताओ अगर ये बैलेंस शीट लेके मैं इन्वेस्टर के पास में जाता है तो क्या कुछ भूले भटके लोग क्या मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते नहीं कर सकते? ये बैलेंस शीट लेके मैं किसी लोन लेने जाता है किसी बैंक के पास में, तो क्या मुझे लोन मिल सकता है? मैं किसी सप्लायर के पास में जाता हूँ कि मुझे भाई क्रेडिट में माल दे दे, तो क्या वो दे सकता है कि नहीं दे सकता है? दे सकता है। तो क्या अभी मेरे बिजनेस के सरवाइव होने के चांसेस कम है कि ज्यादा है? पर क्या कंपनी चेंज हुई, कंपनी होगी वो है। तो बिना कंपनी के स्ट्रक्चर, बिना कंपनी के नाम के, बिना ओनर को चेंज किए हुए हमने अपनी कंपनी को पुनर्जीवित कर लिया, रीबर्थ। दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? बोलो समझ में आया तुमको? तो दैट इज योर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बोलो किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो सर क्या किया? अंडरस्टूड? ऐसे आगे बहुत सारी चीजें होगी बट बेसिक ये था कि बिना कंपनी के स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए अगर हम कंपनी को फिर से बना रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब तुमको पता है हमने क्या किया? हमने कॉम्प्रोमाइज कराया। कॉम्प्रोमाइज किसको? इन सबको, और वापस रीअरेंजमेंट कराया उनके लिए। तो इस चीज को हम प्यार से बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज एंड रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? समझ में आया? तो सबसे पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपको कोर्ट में अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसा तो फिर हर कंपनी कर लेगी, जो भी थोड़ी लॉस में होगी बुलाओ बुलाओ मीटिंग पे, चाय पिलाओ, धमकी दो, ऐसे नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और कोर्ट ऑब्वियसली ऐसे अप्रूवल देगा नहीं, वो सब चेक करेगा कि रियल में ऐसा है क्या कि कंपनी सर्वाइव कर सकती है अगर ऐसा हुआ तो, और उसमें इतने सारे एम्प्लॉइज है या इतनी सारी चीजें हैं कि हाँ मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो वो अप्रूवल देता है। समझा मैं क्या बोला?
वरना तो ऐसे में हर बंदा चला जो भी लॉस में थोड़ा आया, चलो भाई अपने घर क्या है, जाएंगे उनको डुबा देंगे, इसलिए जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको इसमें अप्रूवल लेना पड़ता है कोर्ट के पास में। रिपोर्ट बहुत सारी चीजें जो होते चेक करता है, एंड फिर फाइनली बोलता है कि हाँ इससे इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारा फर्क पड़ सकता है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, बेरोजगार हो सकते हैं, ऐसी 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 वैसी बातें, बहुत सारी चीजें करने के बाद में फिर बोलते हैं ओके। अब जब ओके हो गया देन आप सबको बुलाया जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो जैसे जैसे करके अपनी अपनी हैसियत देके उनको वापस सेटल किया जाएगा, ऐसा उनसे कॉम्प्रोमाइज कराया जाएगा और फिर एक नया अमाउंट दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। समझ में आया तुमको मैं क्या बोला? हाँ कि ना? दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। समझा? अब क्या होता है इसमें, ये मेन काम हमने किसके लिए किया मुझे बताओ, इसमें क्या अपने को दिक्कत थी जिसके लिए अपने मेन काम किया? दिस लॉस। उनको लॉस नहीं चाहिए था, क्योंकि जब तक ये लॉस है कोई कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई सप्लायर लोग पैसा नहीं वो नहीं देगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, बोलो समझा? ठीक है, चलो एक काम करो, आप इसको कॉपी करो, फिलहाल ऐसे ही कर लो, समझाने के लिए है, बाद में मैं लिखा दूंगा। ऐसे ही कॉपी करो सेम, या एक काम करो, रुको रुको, पहले एक काम करो, सिर्फ ये कॉपी करना। हाँ एक मिनट, ठीक है, पहले आप ये एग्जांपल कॉपी करो। देखिए क्या हुआ। हाँ रिमूव करें, इसकी वजह से लेकिन कॉपी हुआ ये।
चलो अभी इसके नीचे लिखिए नोट। The court has approved. The court has approved the following scheme of internal reconstruction. The court has approved the following scheme of reconstruction. The court has approved following scheme of reconstruction. Number 1, equity shareholder. Equity shareholder and preference shareholder and preference shareholder reduce their claim up to 1 lakh rupees. Equity shareholder and preference shareholder reduce their claim up to 1 lakh rupees. ठीक है, ब्रैकेट में लिखना न्यू फेस वैल्यू रुपीज 10, ब्रैकेट में लिखना न्यू फेस वैल्यू रुपीज 10 पर शेयर। डन। आगे लिखिए नंबर 2, 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स converted 8% debenture converted into 10% debentures. 8% debentures converted into 10% debentures of rupees 3 lakhs. Of rupees 3 lakh लिखा आपने। नंबर 2, नंबर 3 सॉरी, नंबर 3, loan and trade payable, loan and trade payable reduce their claim, loan and trade payable reduce their claim by 3,50,000. Loan payable and loans and trade payable reduce their claim by 3,50,000. लिखा आपने। Plant and machinery and building, plant and machinery and building plant and machinery and building revalued at their market price. Plant and machinery and building revalued at their market price. Okay. Pass the journal entry and prepare the balance sheet. Pass the journal entries and prepare balance sheet. ठीक है, एंट्री मैं कराता हूं, बट उससे पहले आप ये लिख दो वर्किंग नोट में, ये आपको समझाने के लिए था, एक बार के लिए लिखो, बाद में कैसे सॉल्व करना एग्जाम में बता दूंगा। OFU मतलब क्या होता है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब दिस इज नॉट फॉर एग्जाम, ये सिर्फ अपन ने समझने के लिए किया है। ठीक है, तो पहले ऐसे लिखो, देन आप ये क्या बोलते हैं बैलेंस शीट भी बनाओ।
इसका नाम दे दिया ना उसको। ये आपका ही लॉस है सब में बुक उठाए फोन करो ये कौन नहीं तुम कौन बोल रहे बोल चल सही नंबर है ये बोले ये जो फिफ्टी फिफ्टी फिर को भी ये बर्थडे को था बहुत अच्छा एग्जाम रहेगा 82 डेज और ये दुकान रहेगा बेटा करो भले क्या देगा और नहीं किसकी तो बर्थडे है इस एक वीडियो के लिए वीडियो वैसे
सही है बनना ये भी बनना बोलने का ना ये बनने का बोलने नंबर दिया हमारे कॉलेज वाले हमारा तो पैसा मिलेगा मैं अब तक वो एपिसोड करने वाला था उसके अंदर उसने मिठाई की इस दिन मिठाई नहीं खाना इसलिए मिठाई साला भूखे का नीचे रखा था तो मिठाई का भाई वाइट वाला कुछ अंदर है ना जब उसका ज्यादा डिफरेंस क्या है ना अच्छे रिजल्ट आ गया सॉरी रिजल्ट आएगा फिर उसका जिला के देते नहीं तो फोन पे भी नहीं जाएगा सब भेज दे मैं भी भेज दे हाँ मेरे तो सामने से वो ना कर रहा हूँ गंदा ये है चलो कॉपी किया। अभी अपने को इसमें क्या सीखना है, अपने को सीखना है इसमें जनरल एंट्री पास करना। क्या सीखना अपने को, सारा गेम उसका ये जनरल एंट्री पास करना सीखो। ठीक है, इसमें दो पार्ट है, एक जनरल एंट्री पास करना, दूसरा बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट छोड़ो, जनरल एंट्री मेन है फिलहाल के लिए। ठीक है, बैलेंस शीट बाद में समझा दूंगा, वो एकदम सिंपल है। सबसे मैंने जनरल एंट्री कैसे होगी, क्या होगी, वो समझना है। ठीक है, मेरे शुरू जनरल एंट्री। अब इसके लिए तुमको एक रूल आना चाहिए, अपने बचपन में कभी ना कभी पढ़ा होगा, 5 स्टार रूल। सुना है? नहीं सुना तो सुना देता हूँ कि ये क्या बोलता है, किसी भी एंट्री को पास करने के दो सिस्टम होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल सिस्टम, एक होता है मॉडर्न सिस्टम। ट्रेडिशनल सिस्टम वही है जो तुम डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल, रियल, नॉमिनल वाला। तो मॉडर्न सिस्टम क्या बोलता है कि टोटल मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी ट्रेडिंग, पेनल, बैलेंस शीट, जो भी तुम बोलो, उन सब में 5 चीजें ही होती है। कितनी चीजें होती है? मैक्सिमम 5 थिंग्स। ठीक है, वैसे 4 ही है बट हम उसको 5 में बांटते हैं। उसमें ऐसा होता है जैसे एक होता है असेट्स, दूसरा का अपोजिट क्या होगा बेटा? लायबिलिटीज। एक होगा एक्सपेंसेस, तो दूसरा कौन सा होगा? इनकम। और लायबिलिटीज में ही थोड़ी सी अगर इज्जत में दूं तो लायबिलिटी में एक इंसान को इज्जत मिलती है, वो है ओनर, उसको बोलते हैं अपन प्यार से कैपिटल। मैंने हमेशा आपको बोला है कि हम थोड़ा ग्रुपिज्म करेंगे। क्या करेंगे? नेपोटिज्म होता है, वैसे क्या करना अपने को? ग्रुपिज्म। जैसे ए और ई को साथ में लेके आ जाओ, ये लोग दो ग्रुप में आ जाएंगे, और एक LIC, इनको भी साथ में लेके आ जाओ।
ए इज योर वोवेल्स, स्टार्टिंग के 2 लेटर पता है ना। हाँ, पूरे क्या होते हैं? गुलमार्ग के तुषार कपूर। चलो ए बराबर है ए, और LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के। तो जो ए है ना, दैट असेट्स एंड एक्सपेंस, इनको हमेशा अपन डेबिट बैलेंस बोलते हैं, और जो LIC लायबिलिटी इंकम एंड कैपिटल होते हैं ना, इनको अपन क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। तो अगर बाय चांस किसी रीजन की वजह से अगर ये इंक्रीज होते हैं तो डेबिट को डेबिट ही करने का, कुछ और नहीं करने का। बट अगर ये डिक्रीज होते हैं तो डेबिट का अपोजिट क्या होता है? तो इनको क्रेडिट करने का। इसी तरह से LIC लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल, ये अगर इंक्रीज होते हैं तो इनका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इनको क्रेडिट ही करने का। बट अगर ये डिक्रीज होते हैं तो इसका आपको उल्टा यानी डेबिट करना पड़ेगा। एक छोटा सा ये रूल होता है, ठीक है, एंट्री पास करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अच्छा, इनको प्यार से एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ध्यान रखो। देन इसी रूल के हिसाब से अपन ये पूरा चैप्टर कर लेंगे, इसी रूल के हिसाब से कैसे करेंगे वो देख लो। फॉर एग्जांपल, जैसे अपनी शुरुआत कहां से हुई थी? जैसे जनरल एंट्री पास करनी है तो तुमको पता है जनरल एंट्री कैसे पास होती है। चलो, नंबर 1, सबसे पहले हमने किसको बुलाया था? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मेरे लिए लायबिलिटीज है, क्या है मेरे लिए? तो उसका जो बैलेंस होगा वो मेरी बुक्स में क्रेडिट में दिख रहा है। आपको पता है ना बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज द शीट ऑफ बैलेंसेस। मतलब क्या है? शीट है, पेपर है जिसमें आपने बैलेंसेस लिखे हैं। क्या लिखा आपने? ठीक है, आप तुम कुछ और समझ लेते हो, क्या बोले, बड़े नालायक बच्चे हो गए पता आजकल के। ठीक है कौन बोल रहा है सबसे नालायक? चलो, तो अब सुनना, इसमें क्या होता है कि जो डेबिट बैलेंस होता है ना वो हम लिखते हैं एसेट साइड में, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो लिखते हैं लायबिलिटी साइड में। ये रूल होता है। तो अब ऑब्वियसली ट्रेड पेबल इज लायबिलिटी फॉर यू। अब क्या हो रहा है, ये जो हुआ है जिसमें आपने क्लेम कम किया है, इससे ये लायबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। तो लायबिलिटी कम हो रही है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो हम इसको डेबिट कर लेंगे। तो एंट्री होगी ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट। क्या ये लायबिलिटी पूरी कम हुई है? कुछ कम हुई है। कुछ आपकी लायबिलिटी ओरिजिनल थी 5 लाख की, नाउ दैट बिकम 1,50,000। तो कम कितनी हुई है? 3.5 लाख से 3,50,000। तो मैंने क्या बोला, जितना कम हो रहा है उतना ही डेबिट करेंगे ना। तो हम 3.5 लाख रुपए इसमें डेबिट कर लेंगे। तो जो लायबिलिटी 5 लाख की थी उसको आपने डेबिट कर लिया 3.5 से, तो कितनी बच गई? 1.5 लाख। तो वही बैलेंस आ गया बैलेंस शीट में। क्या बोले, समझ में आया? ये तुम्हारा ट्रेड पेबल का लेजर देख लो। चलो लेजर भी देख लेते हैं। अब इसमें आपने लायबिलिटी एंड क्रेडिट बैलेंस बोला, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। अब ये आप एंट्री पास कर रहे हो जिसमें आप ट्रेड पेबल को डेबिट कर रहे हो। तो डेबिट साइड में लिख दिया मैंने 2 में, ठीक है। कितना लिखा? 3.5 लाख। तो अब मेरा बताओ 2 में कितना बैलेंस बचेगा? 1.5 लाख रुपए। तो अब जब मेरी नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें कितना आएगा? 1.5 लाख। वही तो आया बैलेंस शीट में 1.5 लाख। आया कि नहीं आया? तो हमको क्या करना है, इसको डेबिट करना पड़ेगा 3.5 लाख से। किसको डेबिट करना पड़ेगा? अपने को ट्रेड पेबल को। किसको डेबिट करना पड़ेगा? अब दूसरी अपोजिट साइड में क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे। अब क्योंकि मुझे ये फायदा हुआ है, क्या हुआ है अपने को? तो इसमें क्या है, कुछ फायदा होता है कुछ नुकसान होता है। बट फायदा जो होता है और नुकसान जो होता है, बट ये प्रोसेस में होता है, ऐसा नहीं एक साथ में हो गया। जैसा था थोड़ी मीटिंग में सब लोग आगे एक साथ में आगे एक दिन पे आ गए और सबको आधा हाथ तू तेरा इतना चल चल निकल, सब फायदा एक दिन एक दिन में हो गया। कैसा होता है रियल लाइफ में? क्या एक दिन में होता तो टाइम जाता होगा? टाइम जाता होगा। अब ये जो टाइम जाएगा वो वैसे कितना भी जा सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है। हम क्या करते हैं, जो फायदा कैपिटलिज्म लास्ट में लिखते थे वो अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो एंड में होता है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं। क्या ओपन करते हैं? टेम्परेरी अकाउंट का मतलब है जो जस्ट अभी के लिए ओपन किया गया है, और जैसे ही उसका काम खत्म होगा उस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको? समझ में आया? जैसे अभी जैसे तुम्हारी अटेंडेंस होती है, तो हम अभी के लिए टेम्परेरी एक पेपर पे तुम्हारा नाम वाम लिख रहे हैं,
वो टेम्परेरी है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा वो अटेंडेंस अपना 8-10 लेक्चर के बाद में अपन क्या करेंगे, प्रॉपर एक रजिस्टर बनाएंगे, उसमें तुम्हारा अटेंडेंस होगा। अभी जो अपन अटेंडेंस ले रहे हैं वो क्या है, एक टेम्परेरी है। क्या है, जैसे जैसे काम हो गया, डेमो लेक्चर खत्म हो गए, अब उसको फाड़ के फेंक दो और सब उसमें शिफ्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी अपन एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर रहे हैं जो कि एट द एंड में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे टेम्परेरी अकाउंट को क्या बोलेंगे, तो ये बोलता है एक काम और एक नया अकाउंट ओपन करो, इसका नाम होगा टेम्परेरी अकाउंट, बट उसको नाम देना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या नाम देना उसको, या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, निक नेम है उसका। तो एग्जाम में अगर मान लो बोल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट तो डरने का नहीं, ये क्या हो गया, वही है, कैपिटल रिडक्शन नहीं है। तो दोनों का निक नेम है, कैपिटल रिडक्शन भी बोल सकते हो, रिकंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो, बट अपन जब यूज करेंगे तो अपन क्या यूज करेंगे, कैपिटल रिडक्शन। क्या यूज करेंगे अपन, बट आप वो भी कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने को कैपिटल रिडक्शन ही करना है। तो हम क्या करेंगे, इस गेन को एक बार के लिए अपन लिखते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, लाइक 50,000। ये होगी तुम्हारी पहली एंट्री। बोलो क्या ये फर्स्ट एंट्री तुमको समझ में आई, कोई डाउट है तो आप बोल सकते। तो ये इनके साथ डील हो गई। उसके बाद हमारे लोन वाले आए थे, तो सेम रूल लोन के लिए भी आएगा। लोन भी मेरी बुक्स में क्रेडिट में है तो लायबिलिटी है, अब वो भी कम हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो लोन अकाउंट भी डेबिट कर लेंगे, सेम वही 3.5 लाख से। और क्योंकि ये फायदा हुआ है तो ये फायदा भी कहां पे जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ₹3.5 लाख। अभी तक हमने क्या किया, 2 एंट्री पास कर ली दोनों की। तो अभी आप देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो अपन ने ये वाला हटा दिया, ये वाला भी कर दिया, बराबर है। अब गेम इसका आएगा। अब वैसे तो मेरा डिबेंचर 10 का कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, बराबर है। तो आपके हिसाब से इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, जैसा अभी तक अपन ने सीखा उसके हिसाब से बताओ। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कितनी, 10 का 3 होगा, कितना होगा, 7 लाख। ये एंट्री तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए थी और आ भी रही है, तो सही है, बट ये एक्चुअल में गलत है। पता है क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है, ध्यान से सुनना, या अलग हो रहा है। क्या अलग हो रहा है कि जो डिबेंचर्स है उनका जो फॉर्म है, जो उनका अकाउंट होता है वो भी चेंज हो रहा है, यानी उनका लेजर भी चेंज हो रहा है। जो 8% डिबेंचर थे नाउ दैट बिकम 10%। तो क्या मेरी बुक्स में अभी 8% नाम की चीज दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए, तो है ही नहीं, उसके बदले 10% दे रहे हैं। तो हम 8% को पूरा हटा देंगे, बट उसी के साथ में और उसी टाइम पे हमको एक नया लायबिलिटी लेकर आना पड़ेगा, उसका नाम क्या होगा, 10% डिबेंचर। तो इसे समझना क्या बोल रहा हूँ। लोन्स और ट्रेड पेबल में क्या डिफरेंस था, लोन्स एंड ट्रेड पेबल में उनका जो लेजर है वो सेम का सेम ही था, वही लोन वाले थे, वही ट्रेड पेबल थे, वो चेंज हुए। बट जब डिबेंचर की बात कर रहा हूं तो मेरी बैलेंस शीट में जो लेजर है वो 8% डिबेंचर का दिख रहा है, पर अभी 8% दिखाना ही नहीं है, मुझे कौन सा दिखाना है, उसके बदले 10%। 8% तो मुझे पूरा रिमूव करना पड़ेगा। 8% अभी के लिए मैं एक बार के लिए पूरा रिमूव कर रहा हूं, यूं एज इट इज। तो यूं एज इट इज अपन करेंगे, 8% डिबेंचर पूरा रिमूव कर लेंगे। 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट पूरा एज इट इज। कितना है अमाउंट, 10 लाख। बस अब 10 तो गया ही नहीं है, रियल में तो आपका 3 तो बड़ा है, 7 ही गया है, तो कोई बात नहीं, 3 का नया लेके आएंगे। तो अब ऑब्वियसली नई लायबिलिटी आ गई तो लायबिलिटी बढ़ रही है, बट वो कौन सा वाला डिबेंचर है, 10% वाला, उसके बदले में नया लायबिलिटी लेके आ गया 10% डिबेंचर्स अकाउंट, कितना, 3 लाख। अब जो डिफरेंस है, जो मुझे फायदा हो रहा है, वो फायदा कौन से अकाउंट में आना चाहिए, कैपिटल रिडक्शन में। तो मैं ये फायदा यहाँ पे डाल देता हूं, दैट इज योर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 7 लाख का। ये लॉजिक और ऊपर वाली एंट्री का लॉजिक, दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। कब मैंने डायरेक्ट किया और कब मैंने पुराना हटा के नया लेके आया। तो जब भी जो लेजर है अगर उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, लेजर मतलब जो अकाउंट है, जैसे लोन इज अकाउंट, ट्रेड पेबल इज अकाउंट, 8% डिबेंचर इज अकाउंट, तो जो भी अकाउंट अगर उसका फॉर्म, उसका नाम चेंज हो रहा है, ऐसे वाले केस में उसको पूरा हटाओ और जो नया आ रहा है वो लेके आ जाओ, फिर डिफरेंस कैपिटल आएगा। बट अगर उसका नाम चेंज नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल लोन है तो वो लोन ही है, वो चेंज हो रहा नहीं है, तो ऐसे वाले केस में आप डायरेक्ट कर सकते
तो समझा क्या किया? एनीवन, किसी को भी डाउट है तो पीछे समझा, इधर समझा, क्या क्या? अब सेम वे से अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर की, तो मेरे जो प्रेफरेंस शेयर थे 10% प्रेफरेंस शेयर 10 लाख के 100 रुपए वाले, नाउ दैट बिकम 10% प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाले, 10 लाख 1 लाख के 9 लाख का डिफरेंस हो रहा है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इन दोनों को देख के बताना कि क्या मुझे पुराना हटा के नया लेके आने वाली एंट्री पास करनी चाहिए कि डायरेक्ट 9 लाख से एंट्री पास करनी चाहिए? ऐसे ऐसे मिक्स हो रहा है, तो दोनों बताएंगे, ठीक है? कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई मैं इज्जत नहीं उड़ाता है ही नहीं, क्या उड़ा, ठीक है? तो क्या मैं करूं, मुझे बताओ, सोच के बताना क्या करूं। कितने लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं सर एक काम करो 9 लाख से डायरेक्ट एंट्री पास कर लो, पुराना लाख के हटाना नहीं है? 1 2 3 4। अब कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, सब पुराना हटाओ फिर नया लेके आओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? बैठ के बैठे अपन अच्छी बात, बैठ आराम से, बैठा बैठा बोल। वेरी गुड। यहाँ पे आपने नोटिस नहीं किया, बट इसका जो फेस वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। फेस वैल्यू जो है वो पहले 100 था, अब कितना हो गया? अब मुझे बताओ, जो शेयर का सर्टिफिकेट होता है क्या वो सेम रहेगा कि चेंज होगा? ऐसा नहीं कि 100 खुद ही काट के 100 का 10 कर लेंगे, ये लोग सर हमने कर लिया, वो तो काम आएगा। तो क्या होगा, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। जो नोट पे, जैसे मान लो नोट है अपने पास 100 रुपए वाला, मोदी जी बोले 100 की नोट के लिए 10 रुपए हो जाएगी, तो क्या हम ऐसे हो जाएगी अपने को 100 का देना पड़ेगा फिर नया वाला लेना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा? समझ में आया? हम अपने हाथ से कर नहीं सकते। हाँ, अगर फेस वैल्यू चेंज नहीं होती तो तुम बराबर थे, बट जो फेस वैल्यू होती है वो उस पर प्रिंटेड होती है शेयर्स पे। 100 रुपए वाला जो फेस वैल्यू वाला होगा वो कितना हो जाएगा? 10 वाला। तो कहीं ना कहीं पे कंपनी आपसे 100 रुपए वाला वापस लेगी और उसके बदले तुमको 10 वाला देगी। क्या बोला, कुछ समझ में आया? अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्योंकि फेस वैल्यू चेंज हो रही है तो उसकी वजह से हमको ये करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, पुराना फेस वैल्यू हटाएंगे फिर नया लिखेंगे, पुराना एक बार के लिए पूरा हटाएंगे कि मेरी बुक्स में 100 रुपए वाला फेस वैल्यू दिखना ही नहीं चाहिए, तो 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल अपन पूरा हटा देंगे। 10% प्रेफरेंस, ये 100 रुपए वाला, ठीक है? 10 लाख टू, रेट तो वही है, बट ये 10 हो गया है और ये अमाउंट कितना हो गया है? 1 लाख। और अब जो फायदा हुआ है वो फायदा कहाँ पे आएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, जो कि 90 रुपए का होता है, बराबर ना? मोटा मोटी 9 लाख रुपए। समझा है? नहीं समझा? क्यों चेंज किया वो समझ में आया ना? सेम का सेम इक्विटी शेयर के लिए भी करना पड़ेगा, तो ही पुराना पूरा हटाएंगे बिकॉज फेस वैल्यू तो हट ही रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 100 रुपए का फेस वैल्यू 10 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 10 रुपए वाला आ गया 1 लाख। और 2 तुम्हारा फायदा, दैट इज 9 लाख। अरे बोलो, समझा? तो ये तो हमने सारी बात कर ली लायबिलिटी से, किसकी बात कर ली अपन ने? liability। अब जरा थोड़ी असेट की भी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है? असेट जगह आएगा वो देख लेते हैं। असेट में क्या था आपके पास? तो सबसे पहले भी है प्लांट एंड मशीनरी, जो कि था अपना 10 लाख का, नाउ दैट बिकम 5 लाख का।
असेट हमारे लिए डेबिट होता है। क्या होता है? अब लॉजिकली बताओ, क्या हम असेट का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं कि डिक्रीज कर रहे हैं? असेट डेबिट होता है, डिक्रीज करना तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। 10 का 5 हो गया, मतलब कम कितना हो गया? 5। अभी नुकसान हो गया, कैपिटल लॉसेस, तो ये लॉस कहां पे देगा? कैपिटल गेन भी कैपिटल रिडक्शन में, और लॉस भी कहां पे? कैपिटल रिडक्शन में। बोलो समझा? एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या एंट्री हुई? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, कितनी? 5। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी की बात। अब वो बिल्डिंग की बात करते हैं। टीम आप साथ में भी एंट्री पास कर सकते हो, पर क्योंकि अभी पहला दूसरा क्वेश्चन है तो अपन अलग अलग करेंगे, फिर मैं मर्ज करना भी सिखा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए अपन एकदम सिंपल सिंपल कर रहे हैं, छोटे बच्चों की तरह। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, वैसा। फिर देखो ऐसे कैसे पढ़ाता हूँ। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अब देखिए बिल्डिंग की बात की जाए तो 5 लाख की बिल्डिंग थी, 3 की हो गई, तो कम कितनी हुई? 2 की। तो हम 2 की बिल्डिंग यहाँ पे लेके आ जाएंगे कम करने के लिए, 2 लाख की बिल्डिंग, ठीक है। क्या हमने डेटर्स को छेड़ा? नहीं छेड़ा, तो एंट्री भी पास करनी। अब चाहे क्वेश्चन बोले कि ना बोले, ये रिकंस्ट्रक्शन होता ही एक चीज के लिए है। किसके लिए होता है? लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, हटाने के लिए। तो इसको हटाना पड़ेगा। तो ये जो लॉसेस है तुम्हारे पास में 23 लाख का, दैट इज अ डेबिट बैलेंस। अब इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी कैपिटल टू पीएनएल, कितना? 23 लाख। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैंने क्या बोलता कि जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट होता है वो दैट इज अ टेम्परेरी अकाउंट। अब अपना काम हो चुका है, सारी एंट्रीज हो चुकी है। अब उस टेम्परेरी अकाउंट को क्लोज कर दो। क्लोज करने का एकदम सिंपल फंडा है कि उसका पहले बैलेंस निकालो। क्या निकालना उसका? कैसे निकालेंगे? जितना डेबिट है और जितना क्रेडिट है उसमें से वो माइनस कर लो, तो जो बचेगा दैट इज योर बैलेंस। उसको फिर कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना है। अभी बैलेंस 2-3 वे से निकाल सकते हैं। जैसे आप क्या करो, कैपिटलिज्म का लेजर बना दो, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, फिर बैलेंस मिल गया। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे एग्जाम में कहा इतना टाइम है कि हम डेबिट डेबिट करें, क्रेडिट क्रेडिट करें, तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, वो यूज करना। कैलसी उठाओ। अब हम क्या करेंगे? हम शुरू करेंगे फर्स्ट एंट्री से, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। आपने क्रेडिट बैलेंस को पहला लिया है, तो अगर पॉजिटिव बैलेंस बचा तो क्रेडिट की तरफ होगा, और नेगेटिव बैलेंस बचा तो डेबिट की तरफ होगा। बस सिंपल फंडा। तो कैलसी पे 3,50,000 लो। अब क्रेडिट होने पे प्लस करना, डेबिट होने पे माइनस करना। क्रेडिट हुआ तो प्लस करो 3,50,000, वापस प्लस करो 7 लाख, फिर वापस प्लस करो 9 लाख, वापस प्लस करो 9 लाख। अब डेबिट हुआ तो माइनस करना पड़ेगा 5 लाख, फिर वापस डेबिट हुआ तो माइनस करो 2 लाख, और फिर वापस माइनस करो 23 लाख। आया? अब सुनना, ये कौन सा बैलेंस है? तुम भूल गए, बाय चांस शुरू किया था, इतनी सारी एंट्री भूल गए, पता नहीं कौन सा था। कोई बात है, अपन ने पहली एंट्री शुरू की थी क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था और पॉजिटिव आ रहा है, राइट? नेगेटिव है, पॉजिटिव मतलब क्रेडिट में ही बैलेंस बचा होगा, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा होगा तभी तो पॉजिटिव बचा है। अब अपना लास्ट में क्रेडिट बैलेंस बचा है, अब इसको ट्रांसफर करना है। क्या करना है? ट्रांसफर मतलब इक्वल, डेबिट क्रेडिट इक्वल करना है। तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको डेबिट करना चाहिए, तो हम इसके बैलेंस को डेबिट कर लेंगे। तो मैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कर लूंगा, ठीक है, 2 लाख से। और ये कहां पे ट्रांसफर करना है अपने को? कैपिटल रिजर्व। बताओ अब इस एंट्री से क्या हुआ? क्या तुम्हारा कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस है सब मिला के डेबिट एंड क्रेडिट दैट इज इक्वल बैलेंस।
जितना डेबिट है उतना ही क्या है। अब चाहे तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, इसके होने के बाद डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होने के बाद में देयर इज नो बैलेंस ऑफ कैपिटल एडिशन अकाउंट, उसका बैलेंस बचेगा ही नहीं। तो क्या वो बैलेंस शीट में आएगा? नहीं। बैलेंस शीट का मतलब क्या था? बैलेंस शीट, बराबर ना, तो उसमें आएगा ही नहीं। अब कौन सा उसके बदले कौन सा अकाउंट ओपन हुआ है? कैपिटल रिजर्व, जो बैलेंस शीट में आएगा दैट इज योर कैपिटल रिजर्व टूल का, और क्रेडिट बैलेंस तो लायबिलिटी में आएगा। समझ में आया? तो बेसिकली जब हम ये एंट्री पास करते हैं तो अपनी वो बैलेंस शीट बनती है, ये वाली। वो तो आपको समझाने के लिए मैंने पहले बना दी, बाकी जब ये एंट्री पास करोगे तो बैलेंस शीट बनेगी। इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में आने का जरिए जनरल एंट्री होता है, और जाने का भी जरिए क्या होता है? जर्नल एंट्री। बोलिए, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया? कॉपी दिस। हाँ बोलो। वेरी गुड, एक अच्छा डाउट आया है, ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला है, ध्यान से सुनना, मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होता है। जैसे आपने बोला कि सर ये लॉस है, तो व्हाई दिस इज ऑन डेबिट साइड, मतलब असेट साइड क्यों है? लॉस असेट थोड़ी होता है। क्या बोल रहे हो? वो ठीक है, कैपिटल से माइनस होता है, बट हम इधर लिख रहे हैं, बट लॉजिकली अच्छा चलो प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लायबिलिटी साइड क्यों होता है फिर? हाँ, अब इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा आता है? फाउंडेशन में पढ़ा होगा। वो क्या बोलता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट पर्सन, बराबर ना। तो उस केस में क्या होता है कि जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा डालता है, तो ये एंट्री आप बिजनेस के हिसाब से करते हो। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा डालता है तो वो क्या बोलता है? ये पैसा मुझे वापस करना है। क्या करना है? मुझे पैसा वापस। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? वो लायबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ लॉजिकली? अब बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, तो ये प्रॉफिट तो बिजनेस ने कमाया है, बट है किसका? ओनर का। तो क्या ये प्रॉफिट भी वापस करना पड़ेगा? हाँ। बट अगर कंपनी ने लॉस किया है तो मुझे बताओ, क्या वो बिजनेस को वापस करना पड़ेगा? वो वापस नहीं करना है। तो ऑब्वियसली चाहे वो लॉस है, बट बिजनेस के हिसाब से वो पैसा वापस नहीं करना है। इधर कैपिटल कैपिटल बनाते हैं ना। वो तो कैपिटल अकाउंट में आता है ना। देख सी, ये जो प्रॉफिट है इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे परचेज रिटर्न होता है, हम क्या करते हैं? परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस भी कर सकते हैं, बट ऑल्टरनेटिव हम क्या कर सकते हैं? अपोजिट साइड में लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये लॉस आया है, इसको हम असेट साइड में लिख सकते हैं, या ऑल्टरनेटिव हम क्या कर सकते हैं? कैपिटल में से माइनस भी कर सकते हैं, राइट। अब जो पीएनएल एडजस्टमेंट होता है वो भी इसी का पार्ट होता है, प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। तो अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस जो एडजस्टमेंट है, अगर उसमें प्रॉफिट है तो हम उसको किस तरफ लिखते हैं? बाय साइड में लिखते हैं, क्योंकि कैपिटल बाय साइड में होता है और उसमें ऐड करना है तो हम बाय साइड में लिखते हैं। और अगर लॉस होता है तो हम किस साइड में लिखते हैं? टू साइड में, जिससे वो उसमें से कम हो जाता है। और फिर जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हम लिखते हैं। आया समझ में? एंट्रीज कॉपी कर लो आप लोग। पार्टी में रनर को बोल दो। रिमाइंडर भी आपने जनरल एंट्री देखो। रनर को बोल दो।
तू भी वहां से कौन सी ये दिन तो एक से खाना बच्चे को बोलेगा तेरे को पता ही नहीं मजा लग रहा है इसके लिए नहीं आते वो शूज वो हील्स वाले थे तुमने सीए तो पास अभी से प्रेडिक्ट कर रहे भाई नहीं बोला ही नहीं यार जो बोला था वो बोल दिया था नहीं मैंने नहीं दूल्हे की बंदों को दोनों बार बोला देखा ना फोटो नहीं भाई इतना भी नहीं हाँ हाईएस्ट है उसको रैंक 1 नहीं लगा वो भी रहेगा 450 घुमा उसको घुमा हाँ इसको जब बना मैं पढ़ रहे थे मैं का हर मुझे नहीं बातचीत तो नहीं हो प्रोविजन बना 4 सर ऐसे मैंने कोई और तो नहीं थे नहीं ठीक है मतलब वो उसके बाद आईएएस बनेगा ऐसा तो अच्छी रहेगा मैंने तो प्रैक्टिस के लिए ना बनके यार यार जाओ जब तुम गुलाब का जीरा तो क्या इंटर दिनेश के बाजू में नहीं बैठा रोज बैठते हैं विजय को एक वैसे भूल अरे याद कर याद कर क्या बत्ती बन गया हाँ जितना भी जितना आज चलो आगे बढ़े अपन हो गया सेलिब्रेशन वगैरह बढ़िया
वुमेन्स डे का तुम्हारा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब सुनना, ये हो गया कैसे एंट्री पास होती है, क्या होती है, बट अभी कुछ एंट्री और सीखना है, कुछ चीजें और सीखनी है, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ चीजें सीख ले, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं अपन। कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज अपन सीख लेते हैं अभी तो जो सीखी है उसके अलावा। एक्स्ट्रा एंट्रीज कौन कौन सी है वो देख लो। जैसे जब आप लोग चाय पे आए थे, आपको समोसा खिलाया था, चाय पिलाई थी, क्या वो फ्री में हुआ था कि मेरी जेब से पैसा गया हो? फ्री में तो नहीं हुआ ना भैया, तुमने थोड़ी पैसा दिया, मैंने दिया है, तो मेरी जेब से पैसा गया है। तो ऑब्वियसली अगर मेरी जेब से पैसा गया है तो मुझे इसको एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो टू कैश और बैंक तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा? टू कैश और, ठीक है, क्योंकि मैंने पैसा दिया है। पर जब मैं कोर्ट के पास में गया था अप्रूवल के लिए, तो उसने कंडीशन डाली थी कि आप रिकंस्ट्रक्शन से बैलेंस शीट का कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं। इसका मतलब आपको इस रिकंस्ट्रक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस को छेड़ना नहीं है, जितना जो प्रॉफिट पहले था वैसा ही रहना चाहिए। तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस, करंट ईयर प्रॉफिट को इसमें छेड़ सकते हैं। अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर मैं लिखता हूं टी एंड समोसा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस इज द पार्ट ऑफ पी एंड एल एक्सपेंस में आएगा और फिर प्रॉफिट लॉस रेट हो जाएगा। और हम तो कसम खाते कि हम प्रॉफिट लॉस को इसमें छेड़ेंगे। अब मैं टी एंड रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट नहीं कर सकता, क्योंकि आप टी एंड रिफ्रेशमेंट लिखते ही वो दैट इज अ पार्ट ऑफ पी एंड एल और फिर पी एंड एल रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, जो करना नहीं है। हम प्रॉफिट लॉस को नहीं छेड़ सकते। तो ये क्या बोलता है कि आपने जो भी फायदा या नुकसान है उसके लिए एक अकाउंट ओपन किया था, कौन सा वाला? कैपिटल रिडक्शन। तो ये भी तो नुकसान है, चाय समोसा भी तो नुकसान है। ये आपने क्यों खिलाया? कि आपको मीटिंग बुलानी थी। तो कहीं ना कहीं पे ये उसका ही पार्ट है। तो ये बोलता है कि तो अभी तुम क्या करो, इस खर्चे को कहां पर डालोगे? कैपिटल रिडक्शन के अंदर ही। अलग से खर्चा लिखना, तो जो फायदा है नुकसान है उसी में एडजस्ट कर लो। जैसे नुकसान हो तो नुकसान बढ़ जाएगा और फायदा हो तो फायदा कम हो जाएगा, सिंपल। तो क्या हम इसके लिए कोई नया इनकम और एक्सपेंस लेके आएंगे कि कैपिटल रिडक्शन में ही सेट करेंगे? ये ध्यान रखना, अपने कोई भी नया अकाउंट ओपन करना, जो एक्सपेंस या इनकम होगा वो ओपन मत करना, क्योंकि वो आपने ओपन किया तो फिर आपका प्रॉफिट लॉस छेड़ हो जाएगा और प्रॉफिट लॉस छेड़ना नहीं है। तो इसके बदले अपन कौन सा अकाउंट में डालेंगे? कैपिटल रिडक्शन के अंदर ही। क्या बोला, कुछ समझ में आया? हाँ कि ना? तो अपने कौन सा अकाउंट में डालना है फिलहाल के लिए? कैपिटल रिडक्शन में ही। तो जो इनकम और एक्सपेंस होती है बिकॉज ऑफ दिस, तो उसको अपन इनकम एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, उसके बदले क्या यूज करना है? कैपिटल रिडक्शन। ध्यान रखना, किसी भी हालत में तुम्हारा प्रॉफिट लॉस चेंज नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना है। प्रॉफिट लॉस को हिट नहीं करना है। प्रॉफिट लॉस मतलब जो करंट का पीएनएल बनता है, ट्रेडिंग पीएनएल, उसको नहीं छेड़ना है, वो सेम का सेम रहेगा। तो अगर मैं टी एंड रिफ्रेशमेंट लिख दिया तो वो मेरा पीएनएल में चला जाएगा, फिर प्रॉफिट लॉस चेंज हो जाएगा। तो क्या मुझे प्रॉफिट लॉस चेंज करना है? नहीं। तो उसके बदले अपन क्या लिखेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो टी एंड रिफ्रेशमेंट ना लिख के मैं लिखूंगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, इसे बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं इसको? तो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अगर पेड किया है तो हमको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, समझा? अगर चाय पानी पिलाई है, कुछ नाश्ता करवाया है, कुछ खर्चा किया है, तो खर्चे अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक मत करना। आप उसके बदले लिखोगे रिकंस्ट्रक्शन यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। डन। चलो नंबर 2, कई बार हमारे बैलेंस शीट में कुछ लायबिलिटीज होती है। क्या होती है? कुछ जो बैलेंस शीट के अंदर है, तो अगर मैं उसको पे करता हूं तो आपको नॉर्मल एंट्री पास करनी है, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। पर अगर वो लायबिलिटी है 10,000 की, मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मान लेते हैं 10,000 का है, पर आपने पे 8,000 किया है सेटलमेंट में, तो मुझे बताओ लायबिलिटी 10,000 से डेबिट होगी, बट पेमेंट 8,000 किया है, तो जो बचा हुआ 2,000 का फायदा हुआ है वो कहां पे आएगा? कैपिटल रिडक्शन में। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बैलेंस शीट, इसके अंदर ये इधर दिख रहा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, सपोज करना 10,000 रुपए का। रिकंस्ट्रक्शन पे हमने इसको बोला तुझे 8,000 दे के हिसाब खत्म करेंगे, बोला ओके। अब हम इसको 8,000 दे रहे हैं, अब मुझे बताओ टू कैश और बैंक, तो 8,000 आएगा।
अब ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑब्वियसली अपन पे करें तो हटा देने का लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 10,000, तो जो बचा वो 2,000 है, वो किसमें आएगा, कैपिटल रिडक्शन। ये नॉर्मल एंट्री होगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और डिफरेंस है तो कैपिटल रिडक्शन में। अच्छा मान लो 11,000 पे करना है, मान लेते हैं इस बार ऐसा होगा 11,000 पे करना है, तो 11,000 पेमेंट हुआ, बट ये तो 10,000 ही था, 1,000 का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, वो नुकसान कहाँ पाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। तो क्या एंट्री हुई, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। मतलब वही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10,000 का, 1,000 का एक्स्ट्रा पे किया और नुकसान हो गया, और टू कैश और बैंक। तो समझा ये एंट्री यहाँ की ना। अब सुनना आगे। पर कई बार क्या होता है, कुछ लायबिलिटीज अपनी बुक्स में नहीं होती है, उन्हें प्यार से बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं उनको प्यार से, तो अगर मान लो मेरी कोई लायबिलिटी है और वो कंटिंजेंट है बट बुक्स में नहीं है, फॉर एग्जांपल अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो तब पे करना होता है जब प्रॉफिट हो। अब मान लो अपनी कंपनी लॉस में, तो डिविडेंड की बात ही खत्म होगी, तो वो अरियर्स है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, बट क्योंकि वो कंटिंजेंट है, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा वो गारंटी, तो इसलिए अपन कभी भी अरियर्स ऑफ डिविडेंड जो होता है वो कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता, बल्कि उसके नीचे नोट्स में आता है कि 3 इयर्स का डिविडेंड बाकी है, वो कभी भी अंदर आता, तो वो हो गया कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या हो गया वो, क्या कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो भी कंटिंजेंट हो गया। तो अब क्या होता है, जो अपनी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है उसकी बात करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ। अभी के लिए मैं नाम भी लिखा हूं, अरियर्स ऑफ डिविडेंड। अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, नॉर्मली अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि वो डिक्लेयर होता ही नहीं है। कब होगा, जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी। अरे अपनी कंपनी लॉस में चल रही है रे, अभी तो रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कहाँ का डिविडेंड, तो पर वो कब पे करना है, कंपनी प्रॉफिट में आई, तो प्रॉफिट में आएगी वो गारंटी, तो हम इसको फिलहाल कंटिजेंट दिखाते हैं, बुक्स के अंदर नहीं दिखाते, बुक्स के नीचे दिखाते हैं। ठीक है। अब क्या हो सकता है, रिकंस्ट्रक्शन में दो चीज हो सकती है, या तो ये पेड हो जाए, क्या हो जाए, या ये वेव हो जाए, वेव मतलब माफ हो जाए। तो जब मैं मीटिंग में बुलाऊंगा मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उनका 4 साल का डिविडेंड बाकी है, तो दो चीज हो सकती है, या तो वो बोलेंगे 4 साल का डिविडेंड मत दो, चलो कोई नहीं चलेगा, तो वेव हो गया, माफ हो गया, या फिर बोले नहीं नहीं हमको 4 साल का डिविडेंड दो, तो पेड हो गया, या ऐसा बोले 2 साल का डिविडेंड माफ कर लो, 2 साल का पे कर लो, वो भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल हम ये मानते हैं वो पेड करना है, क्या करना है, तो आपके हिसाब से क्या एंट्री होनी चाहिए, अरियर्स ऑफ डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, क्या ये एंट्री होनी चाहिए, क्या बोला, अरियर्स ऑफ डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, क्या ये एंट्री होनी चाहिए डिविडेंड पे की, क्यों नहीं होनी चाहिए, नहीं पे कर रहे हो मान लो, तो क्या अरियर्स ऑफ डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक होनी चाहिए, सोच के देखना। नहीं, वो नहीं होनी चाहिए, पता है क्यों, अगर अरियर्स ऑफ डिविडेंड मैंने लिखा, पहले बताओ क्या अरियर्स ऑफ डिविडेंड मेरी बैलेंस शीट में था, तो लायबिलिटी तो थी नहीं, तो पहली चीज तो खत्म होगी, लायबिलिटी नहीं थी अपनी। दूसरी चीज, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ P&L अकाउंट, और हमने डिविडेंड लिखा तो फिर प्रॉफिट लॉस हिट हो गया, और अपना रूल क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करना। अब तुम बताओ मेरे पास क्या ऑप्शन है लास्ट में, तो उसके बदले में क्या लिखूंगा, कैपिटल डेबिट टू कैश और, ठीक है, तो अपन इसमें एंट्री पास करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, अब दूसरा वो इंटरेस्टिंग है कि अगर वेव हो गया, क्या हो गया, वेव मतलब माफ, पेड मतलब पे किया आपने, ठीक है, तो अगर वेव हो एक अरियर्स ऑफ डिविडेंड जो कि मेरा कंटिंजेंट लायबिलिटी था बेसिकली, तो मुझे क्या एंट्री पास करनी चाहिए, आपको क्या लगता है क्या एंट्री पास करनी चाहिए, क्या एंट्री होगी बताओ, बताओ, फायदा हुआ ना, जो डिविडेंड था वो तो लिखना ही था, क्या एंट्री होगी, पीछे से कोई बोल बोल, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फायदा हो गया, टू कैपिटल हो गया, ऊपर
प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमने तो कसम खाई थी प्रॉफिट एंड लॉस तो छेड़ना। पहले तो आप ये समझिए कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है वो फायदा नुकसान का आता है। यहाँ पे हम एक ऐसी लायबिलिटी वेव कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, जो अपनी बुक्स में नहीं थी। आप समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लिखो लिखो लिखो, राहुल रुको काटो, काटो जो लिखा है वो काटो। वही तो मैं समझा रहा था तुमको, जो चीज अपन ने लिखी ही नहीं है उसको काट सकते। तो क्या अपन ने बुक्स में अरियर्स ऑफ डिविडेंड की एंट्री पास की थी? तो वेव हो गया, माफ हो गया, तो उसको हटाने की एंट्री भी पास करनी। तो जो चीज बुक्स में आई नहीं थी वो जाएगी कैसे? हाँ, बस वो तो ऑटोमेटिक कर जाएगा, मतलब उसकी एंट्री, तो हम तो एंट्री बात करके एंट्री पास करनी है नहीं, नो एंट्री, क्योंकि कभी उसको अरियर्स ऑफ डिविडेंड दिखाने की एंट्री पास नहीं की थी, तो वापस भी पास करनी नहीं है। आए समझ में? पर पेड होगा तो पैसा गया। अब तुम बोलो सर नो एंट्री, तो गड़बड़ हो जाएगा भैया, तो कैश का बैलेंस मैच ही नहीं होगा तुम्हारा। तुम दिखा रहे हो 1 लाख का कैश पड़ा है, उसमें से 20,000 पे कर लिया, फिर तुम बोलो नो एंट्री, तो कैसे मैच होगा? मैच होगा ही नहीं वो। तो ऐसे वाले केस में तो अपने को एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो ऊपर वाले केस में एंट्री पास कर ली, बट वेव वाले केस में अपने को एंट्री पास करनी नहीं है, नो एंट्री, वो ध्यान रखना। अब मान लो कुछ पे किया, मान लो 60% पे किया, 40% पे नहीं किया, तो 60% पे करने के लिए ऊपर वाली एंट्री और 40% के लिए कोई एंट्री, नोट लिख देना, नो एंट्री फॉर वेव ऑफ अरियर्स ऑफ डिविडेंड। बोलो समझ में आया? मान लो पूरा पूरा वेव कर ले तो कोई एंट्री पास करनी नहीं है, सिर्फ नोट लिख देंगे, नो एंट्री फॉर वेव ऑफ डिविडेंड। और पूरा पूरा पे कर ले तो पूरी एंट्री से वो एंट्री हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और यस पीपल। बताओ क्या ये आपको समझ में आया? मैं समझा कि नहीं समझा? तो ये चीज तुमको ध्यान में, सेम लॉजिक फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी, बिकॉज दिस इज आल्सो कंटीजेंट लायबिलिटी, ध्यान में रखना। ठीक है, सो दिस इज योर कंटीजेंट लायबिलिटी। तो इसके अलावा भी कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, तो उसके लिए भी सेम चीज करना है, पे किया तो ये एंट्री और वे हुआ तो नो एंट्री। तो समझा नहीं समझा? ठीक है, बट अगर वो लायबिलिटी बुक्स में है और फिर वेव होती है तो एंट्री पास करनी पड़ेगी भैया, ऑटोमेटिक गायब होगी। समझे? तो मैं काम करता हूं, ये दोनों दोनों लिख देता हूं, इसको नीचे ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई लायबिलिटी थी अपनी बुक्स में, नंबर 2 लायबिलिटीज पेड एंड वेव, पार्ट ऑफ बैलेंस शीट या शोन इन बैलेंस शीट, ऐसा लिखते थे, शोन इन बैलेंस शीट। इसका मतलब कोई लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में शो हुई थी और वो वेव होती है तो क्या होगा? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर वो पेड होती है तो आपको नॉर्मल एंट्री पास करनी है, दैट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश और बैंक, और जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन। तो मैं दोनों लिख देता हूँ, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बराबर है। ये अगर लॉस हुआ तो, और ये अगर गेन हुआ तो, बाय चांस कुछ हुआ तो। बोलो समझ में आया ये वाला? क्योंकि लायबिलिटीज पे कर रहे हैं तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, ज्यादा पे किया तो टू कैश और बैंक, तो और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो तुम्हारा उसमें आ जाएगा कैपिटल में, कम पे किया तो वो भी उसमें आ जाएगा। बट अगर वेव होती है, क्या होती है? वेव। तो अब ऐसा नहीं बोला नो एंट्री करनी पड़ेगी भैया, लायबिलिटीज हट जाएगी, तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट तो ये फायदा हो गया। फायदा कहां पाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है, डन।
अभी के लिए मैं ये तुमको हटा देता हूँ, क्योंकि तुमको इतना तो समझ चुके हो, बाद में कंफ्यूज ना हो इसके लिए। तो अपन कहते सिंपल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ज्यादा पे किए तो तुमको पता है कैपिटलेशन में, कम पे किए तो भी काम आता है। तो अपन एक सिंपल एंट्री लिखते हैं ताकि ये चीज और सिंपल हो जाए। अपन जब भी लायबिलिटीज अगर बुक्स में दिख रही है और हमने पे की है तो उसकी सिंपल एंट्री पास करनी है, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर वेव होती है तो उसी का एंट्री पास करनी है, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अगर वही लायबिलिटीज कंटिजेंट है, मतलब बुक की पार्ट नहीं है, नॉट ओन इन बैलेंस शीट, ठीक है, सिंपल। तो ऐसे वाले केस में अगर पेड किया है तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी, दैट इज योर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर वेव हुआ तो फिर ऐसे वाले केस में आपको वो कोई कुछ एंट्री पास करने का काम नहीं है। चलो ठीक है, ये लो अब कंपैरिजन आप आराम से कर सकते। देख लो, दोनों में डिफरेंस समझ लो। मतलब एक जो बुक्स में लायबिलिटीज दिख रही है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज है, एक जो बुक्स के अंदर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज नहीं है। अब या तो पे होगी या वेव होगी। अगर वो पे होती है तो नॉर्मल एंट्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, एक्स्ट्रा पे किया तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, कम पे किया तो कैपिटल क्रेडिट। अगर वेव हुआ तो भी लायबिलिटीज रिमूव करनी पड़ेगी, तो एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बट जो लायबिलिटीज बुक्स में है ही नहीं, अगर वो पे की तो एंट्री तो पास करनी पड़ेगी, बिकॉज कैश बैलेंस मैच नहीं होगा, तो टू कैश और बैंक। बट क्योंकि वो लायबिलिटीज बुक्स में नहीं थी, पर तुम अगर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट करते तो गलत हो जाएगा, तो उसके बदले क्या लिखेंगे अपन, कैपिटल रिडक्शन। और वेव होती है तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बुक्स में थी नहीं, तो रिमूव करने की कोई एंट्री पास करनी नहीं है। यस बोलो, एनीवन, किसी को कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। यस बेटा बोलो। यस, क्योंकि देखो जब कोर्ट अप्रूवल देता है ना, तो वो बोलते हैं कि आप बैलेंस शीट को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं। तो आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं छेड़ना है, वरना तो क्या आप प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर लोगे, आप जो प्रॉफिट कम था उससे ज्यादा कर लोगे, ज्यादा को कम कर लोगे, तो ऐसा अलाउ करेंगे। आपको सिर्फ बैलेंस शीट को हम अलाउ कर सकते हैं। जब मैंने वहां पे गया था ना परमिशन लेने, तो उसने एक रूल बोला कि बैलेंस शीट को चेंज कर सकता है, पीएल को, पीएल जो है वही रहेगा, तभी परमिशन दूंगा। तो हमने बोला ठीक है। तो मतलब कॉम्प्रोमाइज और रीअरेंजमेंट हमेशा असेट्स एंड लायबिलिटीज का होता है, इनकम एक्सपेंस का वो तो बैलेंस शीट वाला लॉस था ना, करंट का नहीं। करंट में करंट ईयर लॉस की बात कर रहा हूँ, करंट ईयर वाले को नहीं छेड़ सकते, वो तो क्यूमुलेटिव था ना, पुराने साल का होगा। समझ में आया मैं क्या बोला? वो जो लॉस था वो कौन सा था, पुराने साल का। मैं बोल रहा हूँ कौन से पीएल को नहीं छेड़ना है, करंट ईयर के, वो तो हटाना ही पड़ेगा ना, उसके लिए तो सब नाटक किया अपन ने, वो तो अपन ने हटाया है। उसको कम ज्यादा किया तो रिमूव किया बस, समझा? करंट ईयर के प्रॉफिट को नहीं छेड़ना, जो पुराना हो चुका है उसमें कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत, क्योंकि वो देखो वो कहाँ पे आ रहा है, बैलेंस शीट में आ रहा है। बोला बैलेंस शीट के आइटम को तो छेड़ सकती है, वो दिक्कत नहीं है। जैसे स्टॉक है तो वैसे तो स्टॉक बैलेंस शीट में भी आता है, पीएनएल में भी आता है, बट स्टॉक को छेड़ सकता है क्योंकि स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में आ रहा है उसको तो ऊपर नीचे कर सकती है। यस, और बताओ किसको डाउट, सबको समझा? ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। अब एक और सुन लो। हाँ बेटा, बोलो। हाँ। हम्म, तो फिर लायबिलिटी कैसे रिमूव होगी मुझे बता दो। मेरी बैलेंस शीट में क्रेडिट दिख रहा है और मैंने क्रेडिट को पे कर लिया, तो तू इधर वो तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट। अगर मान ले मैं ऐसा बोल रहा हूँ जैसे तू ये वाली एंट्री बोल रही है ना, ये वाली, हाँ, इसमें क्या हुआ, जितना माप हुआ वो, मैं यहाँ पे माप की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, पेमेंट की बात कर रहा हूँ। माप की एंट्री में दिख रहा है ना, ये माप की एंट्री में आया कि नहीं आया, वो तो पेड किया ना, समझा? चलो
मान लेते कि हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, क्या लिया था अपन ने, कोई कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट हमने कैंसिल कर दिया, बट उसके बदले पेनल्टी पे करनी पड़ी। अब उसमें दो चीज हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो रहा है, पेनल्टी भी पे, उसमें दो चीज लेते हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड। क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट लेने की एंट्री क्या बुक्स में आती है? कॉन्ट्रैक्ट लेने की भी एंट्री पास नहीं होती। जैसे तुम मेरी क्लास में डेमो आ गए तो इसकी मैं थोड़ी एंट्री पास करेगा, जब तुम फीस लोगे या एडमिशन लोगे तो मैं एंट्री पास करेगा या ड्यू करेगा। जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो उसकी कोई एंट्री होती, जब आप उसको इनकम रिकॉर्ड करते हो तब एंट्री पास होती है। तो मान लो जिसकी एंट्री पास नहीं हुई वो कैंसिल हो गया, तो क्या एंट्री पास करनी चाहिए? नो एंट्री। तो यहाँ पर कोई एंट्री पास करेंगे नहीं। बट अगर आपने पेनल्टी पे की है, क्या पे की है, अब मुझे बताओ क्या इसकी एंट्री होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। आप तो ये तो बोल नहीं सकते नहीं एंट्री, क्योंकि पेमेंट गया, कैश गया, तो एंट्री पास करनी है। तो एक चीज तो कंफर्म है, 2 में क्या आएगा? अब मुझे बताओ क्या मैं पेनल्टी अकाउंट डेबिट कर लूं? क्यों नहीं? पेनल्टी इज द पार्ट ऑफ पी एंड एल, तो मैम ने कसम खाई है पीएनएल को छेड़ना ही नहीं है, तो उसके बदले क्या लिखेंगे? कैपिटल रिडक्शन। एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर ये वेव होता है तो इससे कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि पेनल्टी इज नॉट पार्ट ऑफ पी एंड एल। अगर वेव भी होती है तो इससे कोई एंट्री पास करनी है, क्योंकि बैलेंस शीट में थी ही नहीं, तो क्यों एंट्री पास करोगे? बट अगर पेड की है पेनल्टी तो एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब आप नहीं बोल सकते नहीं भैया हम तो एंट्री पास नहीं करते। अरे भैया तुमने पेमेंट किया है तो एंट्री तो पास करनी ही पड़ेगी ना। तो क्या जो पेनल्टी अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते, क्यों? पेनल्टी डेबिट किया, प्रॉफिट लॉस शीट हुआ और उधर ही अपना रूल टूटा, तो पेनल्टी अकाउंट को डेबिट न करके इसको डेबिट करना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन को। पेनल्टी विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और, ठीक है। ये तीन थोड़ी अलग टाइप की एंट्रीज थी जो मैंने आपको लिखा दी, लिख दो आप ये एंट्रीज लिख दो।
कॉपी हुआ ये वाला सबका? बोलो, समझ में आया तुमको? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वही चीज, आपको एक चीज देखनी है हमेशा कि क्या वो आइटम बैलेंस शीट में है कि नहीं है। पहले तो ये नोटिस करना है कि बैलेंस शीट में है कि नहीं है। अगर वो बैलेंस शीट में है, अब क्या हो रहा है, या तो पेड होगा या बे होगा। अगर पेड हो रहा है तो आपको लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है तो कैपिटलेशन डेबिट हो जाएगा, नुकसान हो गया। कम पे हो रहा है तो कैपिटलेशन क्रेडिट हो जाएगा। ये तो हो गया इसकी बात। अगर मान लो वे भी हो रहा है, क्या हो रहा है वो, मतलब माफ कर रहा है कम, तो सीधी एंट्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल इंडक्शन। पर अगर वो आइटम बैलेंस शीट में है ही नहीं, तुमको मिलती ही नहीं है, नोट्स में मिलती है। जैसे अभी इससे पहले एग्जांपल लिखा है मैंने, तो वहां पे एक बैलेंस शीट थी, फिर नीचे नोट्स था। तो मान लो वहां पे लिखता है आरियोस ऑफ डिविडेंड वेव या आरियोस ऑफ डिविडेंड पेड, तो अब तुमको ये समझना है कि क्या ये बैलेंस शीट में है कि अगर वो बैलेंस शीट के अंदर है तो लायबिलिटी बन गया। पर अगर बैलेंस शीट के अंदर नहीं है तो फिर वो क्या बन गया, कंटीजेंट लायबिलिटी। एंड इन दैट केस कंटीजेंट लायबिलिटी जो तुम्हारा बना है, अब आपको चेक करना है कि क्या हो रहा है, क्या पेमेंट हो रहा है या वेव हो रहा है या मिक्स हो रहा है। तो मान लो मिक्स होता है तो जितना आपने पेड किया उसके लिए तो एंट्री होगी, और जितना वेव हो रहा है उसके लिए कोई एंट्री होगी। अब जितना आपने पेड किया उसके लिए क्या एंट्री होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। किसी भी केस में आप उस लायबिलिटी का नाम नहीं लिखोगे। क्यों? अगर सपोज करो आपने लिख दिया तो नया अकाउंट ओपन हो गया, अब वो और बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि आपने लिख दिया अरियर्स ऑफ डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अब वो अरियर्स ऑफ डिविडेंड अकाउंट डेबिट कर लिया, तो अभी तक कोई एंट्री थी नहीं उसकी, अब तुमने पहली बार उसको डेबिट किया तो वो जाके कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि वो बैलेंस शीट में होना ही नहीं चाहिए क्योंकि पे कर लिया है। तो फिर उसको नहीं लिख सकते अपन, उसके बदले किसको लिखेंगे, कैपिटल डिडक्शन, क्योंकि वो ऑलरेडी अपन जो भी गेन या लॉस है सब उसमें ही डाल रहे हैं। जो भी गेन या लॉस है वो अपन उसमें डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और वे हुआ तो बात है खत्म, क्योंकि बुक्स में था ही नहीं तो रिमूव करने के भी क्या एंट्री पास करोगे। अंडरस्टूड? बोलो, यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आएगा कि यार ठीक है? तो इस चैप्टर में यही रहेगा। इसमें क्या होगा, आपको एक बैलेंस शीट मिलेगी। क्या मिलेगी अपने को, एक, ठीक है, एक अपनी बैलेंस शीट मिलेगी बढ़िया सी। उसके नीचे अपने को नोट्स मिलेंगे जिसमें क्या कोर्ट में अप्रूवल मिला है और क्या स्कीम हुई है उसके बारे में डिटेल होगी। कि मान लो कि इक्विटी शेयर का वैल्यू 100 से 10 कर लिया, प्रेफरेंस का वैल्यू इतने से इतना कर लिया, डिबेंचर को इतना दे दिया, ट्रेड पेबल को इतने में सेटल किया या इतना वैल्यू रिड्यूस कराया, प्लांट एंड मशीनरी को बुक वैल्यू पे लेके आए। ठीक है, तो वो सब अपने को मिलेगा। फिर अपने को उसकी एंट्रीज पास करनी पड़ेगी जैसे अभी अपन ने देखी है, इस तरह से एंट्री होगी। फिर लास्ट में बैलेंस शीट ड्रॉ करना रहेगा। मेन काम मतलब एंट्रीज का है, बैलेंस शीट छोड़ो वो बाद में अपन कर लेंगे आराम से। डन? ठीक है। अच्छा,
इसके साथ में एक लास्ट बात दिखा देता हूं कि जब भी वो वैल्यू रेड्यूस करने की बात करेगा, वैल्यू रेड्यूस्ड, तो वो दो वर्ड यूज कर सकता है, रेड्यूस बाय और रेड्यूस अप टू या टू। हम इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल 100 का है, कितने का है, अब वो मुझे बोलता है इक्विटी शेयर वैल्यू रेड्यूस बाय ₹10, और एक बोलता है इक्विटी शेयर वैल्यू रेड्यूस अप टू या टू ₹10। लग तो सिमिलर है, बट अब जब एंट्री पास होगा तो देखो एक एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिडक्शन। तो वो ये वर्ड यूज करते हैं रेड्यूस बाय ₹10, तो पहले 100 तो हटेगा ही हटेगा, ये तो हमको पता है, बट ये रेड्यूस बाय 10 करता है तो कम ही 10 हुआ है, तो नया वैल्यू इज ₹90। क्या बोले, समझ में आया? और अगर वो बोलता है रेड्यूस अप टू ₹10, तो इसका मतलब कि नया वैल्यू इज 10 और कम जो हुआ वो 90 हुआ। हिंदी में ऐसे बोलते हैं से और तक। मैं तुम्हारी फीस मांग रहा हूं, सपोज करो 1 लाख रुपया, तो मैंने बोला मैं तुम्हारी फीस 10,000 से कम कर लूंगा, तो तुम्हारी फीस, न्यू फीस 90,000 रुपया। मैं बोलूं तुम्हारी फीस मैं 10,000 तक कर दूंगा, तो 10,000 ही नई फीस हो गया, 90 कम होगी, कितने खुश हो गए, अरे सर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये थोड़ा सा अपने को कंफ्यूजन लगता है, जो बच्चे इसमें डाउट होते हैं, तो मैंने तुमको बता दिया कि रेड्यूस बाय एंड रेड्यूस अप टू, ये वाला तुमको थोड़ा सा जब भी पढ़ो ध्यान से पढ़ना है। वो रेड्यूस बाय बोल रहा है, रेड्यूस अप टू बोल रहा है। जैसे मान लो प्लांट एंड मशीनरी रेड्यूस वैल्यू रेड्यूस टू ₹1 लाख, मान लो 5 लाख का था, तो यहाँ पे 5 लाख से 1 लाख तक हो गया है, तो मतलब कम ही वैल्यू 4 लाख हुआ है, तो 5 लाख से 4 लाख कम हो गया, 1 लाख पे पहुंच गया। और बोलते प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू रेड्यूस बाय ₹1 लाख, तो 5 लाख से 4 लाख नया वैल्यू है, 1 लाख ही कम हुआ है। तो ये असेट्स में भी हो सकता है, लायबिलिटीज में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है, तो बड़ी ध्यान से ये अपने को वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। डन? बोलो यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। तो समझ में आया ये वाला? ठीक है, तो अभी टाइम तो तुम्हारा हो गया है, तो सम जो है क्योंकि बड़े बड़े है तो एक सम में 1 घंटा जाएगा, तो ये अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल छुट्टी रहेगी तुम्हारी, एंजॉय संडे, ठीक है, इस बार मजे करो। मंडे को अपना लेक्चर रहेगा, ठीक है। हाँ, सितंबर वाले को एंजॉय करने को नहीं है, तुमको पढ़ना है, ठीक है।